चलो बच्चों, अभी मैं अकाउंट्स ऑफ कंपनी के वीडियो डाल रहा हूँ। उसमें मैं अपना पर्सपेक्टिव डाल रहा हूँ कि जो टॉपिक मुझे लग रहा है कि आपको बताना चाहिए। पढ़ना तो आपको पूरा ही है। ऐसा तो नहीं होगा कि वो एक साइड से पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे, बट मैं कुछ टॉपिक मुझे लग रहा है कि आपको बताना चाहिए, तो मैं आपको रिवीजन करवा दे रहा हूँ। सबसे लास्ट टॉपिक से स्टार्ट करो, दैट इज इंटरनल ऑडिट, सेक्शन 138, रूल 13 ऑफ कंपनीज रूल 2014। बहुत इजी टॉपिक है। बोलता है ये सेक्शन उन क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज पर एप्लीकेबल है जिनको कंपलसरी अपना एक इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना है। या तो वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, या वो एक कॉस्ट अकाउंटेंट होगा, या वो एक प्रोफेशनल आदमी होगा जिसे बोर्ड अपॉइंट करेगा इसको संभालने के लिए कंपनी के इंटरनल ऑडिट को, ठीक है, इंटरनल ऑडिटिंग को। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके रूल्स बनाए कि आपको कैसे उसे अपॉइंट करना है, ठीक है, इनके इंटरवल्स में उसे अपॉइंट करना है, ठीक है। वो अपना काम कैसे करेगा और कैसे रिपोर्ट करेगा किसको, बोर्ड को। रूल 13 क्या बोल रहा है, किन कंपनीज को रिक्वायरमेंट है कि वो इसको अपॉइंट करे। तो बोलता है पहले, सबसे पहले तो बोलता है लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी को इसको अपॉइंट करना ही पड़ेगा। फिर बोलता है एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अब इसको भूल जाओ ना आप, तो ही जाएगा, है ना। ये एंड भी ले सकते हो आप इसको कि ये तो करेंगी, इनके अलावा ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी बेटा जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ रुपए और मोर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, या अगर पेड अप शेयर कैपिटल इतना नहीं है तो टर्नओवर 200 करोड़ या 200 करोड़ से ज्यादा, या उसके जो आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरोइंग्स है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है ना, 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है। या उसका आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट जो है, पब्लिक डिपॉजिट बने पड़े थे, 25 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अगर इसमें से कुछ भी एक्सीड करता है, इसमें से कुछ भी एक्सीड करता है, चाहे वो पेड अप हो, चाहे वो टर्नओवर हो, चाहे वो लोन्स और बोरिंग्स हो, चाहे वो आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट हो, तो उनको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। ये हुआ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का। फिर एवरी प्राइवेट कंपनी जिनका टर्नओवर 200 करोड़, या उन पे आउटस्टैंडिंग लोन और बोरिंग 100 करोड़, यहाँ पर पेड अप हट गया और डिपॉजिट हट गया, क्योंकि वो मेंबर से लेते ना डिपॉजिट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। कंपनी क्या करती है, खुद अपॉइंट नहीं करती, कंपनी बनाती है एक ऑडिट कमेटी। इसको बोलती है भाई आप बताओ किस बंदे को अपॉइंट करें, किस तरीके से। वो वो ऑडिट कमेटी डिसाइड करती है स्कोप, फंक्शनिंग, पीरियडिसिटी, मेथोडोलॉजी फॉर कंट्री, ये क्या दायरा होगा उसको ऑडिट करने का, किस तरीके से वो काम करेगा, कब कब वो ऑडिट करेगा, क्या तरीके होंगे ऑडिट करने के। ट्रांजिशनल पीरियड, जो भी एग्जिस्टिंग कंपनी है, और नया रूल आया ना, ये नया रूल है कि आपको करना पड़ेगा। कोई भी कंपनी अगर बोलेगी भाई आपने नया रूल लाया तो थोड़ा समय तो दो इसको अपनाने का, बोलता है आपको जो जब भी एक्ट आया तो अगले 6 महीने में आपको उसको अपना लेना है। फिर इंटरनल ऑडिटर कौन होगा, सिंपल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, एनी अदर प्रोफेशनल जो बोर्ड डिसाइड करेगा जो उनका ऑडिट कर सकता है, सिंपल है, ठीक है। कॉस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट शेल मीन चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट एज बी इंगेज इन प्रैक्टिस और नॉट, चाहे वो प्रैक्टिस कर रहे हो या ना कर रहे हो, उन्हें आप अपॉइंट कर सकते हैं। हाँ, कंपनी का एम्प्लॉय हो भी सकता है, कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हो, जैसे सीए कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है ना, क्या दिक्कत है उसमें, कंपनी उसी को अपॉइंट करेगी इंटरनल ऑडिटर, ठीक है। ये मेरे को इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगता है वो मुझे आपको, मैं बोला ना चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है, आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो कि मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक आपको एक बार रिवाइज करा देना चाहिए, तो रिवीजन के पर्सपेक्टिव से पढ़ो। कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी फाइल विद रजिस्ट्रार, बोलता फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कोई कॉपी रजिस्ट्रार के पास तो फाइल करनी पड़ेगी, इस पर सेक्शन 137 138 पढ़ लिया हम लोगों ने, इंक्लूडिंग सीएफएस जो होल्डिंग और सब्सिडरी के और एसोसिएट कंपनी के जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। और इनके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है तो उसको भी आपको अटैच कर देना चाहिए, किसके साथ में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में। डेफिनेटली वो स्टेटमेंट्स कहाँ रखे जाएंगे, एजीएम में, उसके बाद किसको फाइल किए जाएंगे, रजिस्ट्रार का। क्लियर है, यस सर। लॉजिक क्या बोलता है, 137(1) बोलता है आपको एजीएम करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी सर। वहां पर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी, सीएफएस की कॉपी और जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उसको वहां रखोगे, बिल्कुल रखेंगे। अगर आप रखते हो और वहां रेजोल्यूशन पास करते हो तो 30 दिन के अंदर आप रजिस्ट्रार को फाइल कर दो, बिल्कुल। बट अगर आपने, ध्यान देना, अगर आपने एजीएम में उसको नहीं रखा, उस पर डिस्कशन नहीं की, उस पर चर्चा नहीं की, जो भी एजीएम की, जन एजीएम या एजीएम, अगर तो फिर क्या बोल रहा है वो कि एक काम कर भाई, अगर तूने वहां एजीएम में रखा भी नहीं, डिस्कस नहीं भी किया, तब भी तेरे पास कॉपी तो है ना, तेरे तो डॉक्यूमेंट्स तो है। प्रोविजनली, प्रोविजनली मतलब टेम्पररीली तू एक काम कर, एजीएम को रजिस्ट्रार को फाइल कर दे 30 दिन के अंदर, ठीक है। भले तूने उस डॉक्यूमेंट्स को एजीएम में नहीं रखा, फिर भी तेरे को फाइल तो करना पड़ेगा। फिर अगली जब भी एजीएम होगी, अगली जब भी हो चुकी, दोबारा भेज देना, बोला पिछले साल के जो फाइल नहीं किया था उसकी कॉपी। फिर बोलता है तुमने एजीएम अगर हेल्ड नहीं किया, ये तो बहुत ही खतरनाक बात है, तो तुमको तो रीजन देना पड़ेगा, पहली बात भाई क्या फैक्ट है, क्या रीजन है कि तुमने होल्डिंग नहीं किया जी। फिर तुम्हारी जो भी लास्ट डेट थी
एजीएम होल्ड करने की। जैसे आपने मल्टीपल डेट डिसाइड करके रखी होंगी, तो फॉर एग्जांपल कि भाई 30 जून लास्ट डेट है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ आप लोगों को, होता है ना 3 महीने का एक्सटेंशन मिलता है 2 एजीएम के बीच में, 15 महीने तक एक्सटेंशन। तो आपको वो लास्ट डेट को मानना होगा कि अगर एजीएम होती तो कब उस दिन से होती, और उसके बाद के 30 दिन में आप आरओसी को फाइल कर देंगे। वो बोलो 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 बोलो, वो प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स विद द फैक्ट्स एंड रीजंस कि आपने होल्डिंग क्यों नहीं की एजीएम की। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ये पूरा वैसे लिखा हुआ, यहाँ थोड़ी डिटेलिंग है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस फॉर्म में फाइल किए जाएंगे। तो अकाउंट्स ऑफ कंपनी 4, कंसोलिडेटेड किस में फाइल किए जाएंगे, अकाउंट्स ऑफ कंपनी 4 सीएफएस, ये आपको भेजना पड़ेगा, और साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे ये आपको भेजना पड़ेगा, किसको, आरओसी को अडॉप्ट करना पड़ेगा एजीएम में 30 दिन के अंदर। अगर एनबीएफसी कंपनी है तो वही फॉर्म का नाम क्या हो गया, एओसी 4 एनबीएफसी, और अगर सीएफएस है उन लोगों का तो एओसी सीएफसी एनबीएफसी। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी क्लास ऑफ कंपनीज जिनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज में फाइल करना पड़ेगा, ई फॉर्म एओसी 4 में, एज पर एनेक्चर 1, एज पर अटैचमेंट के साथ में। चलिए बोलो, पहली बात तो लिस्टेड कंपनी इंडिया, और इंडिया में और उसकी सब्सिडीज भी आ जाएंगी। उसके बाद वो कंपनी जिनका पेटअप कैपिटल 5 करोड़ और 5 करोड़ से ज्यादा है, वो कंपनी जिनका टर्नओवर और लिखा ना 100 करोड़ और 100 करोड़ से ज्यादा है, या वो कंपनीज, ऑल द कंपनीज व्हिच आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द कंपनीज, ऑल द कंपनी जिनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फॉलो करना है, उनको क्या करना पड़ेगा भैया, जल्दी बताओ, एक्सबीआरएल मतलब एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज में अपने अपने एनेक्चर 1 के साथ अटैच करके ई फॉर्म में, एओसी फॉर्म में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइल करना पड़ेगा। अब इसी से रिलेटेड काफी सारे पॉइंट उनको मिलेंगे कि वो जो फाइनेंशियल ये जो एक्सबीआरएल है, इसका एक तरीका है कि इसमें एनेक्शर्स होते हैं, अटैचमेंट्स होते हैं, है ना? यहाँ मैंने टेक्सोनॉमी का नाम लिख दिया, ग्रुपिंग ऑफ फाइनेंशियल कंसेप्ट, बहुत सारी फाइनेंशियल चीजें होती है ना, तो उसको एक ग्रुप की तरह फाइल कर दीजिए, ठीक है, एनेक्शर 2 के साथ में। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, इनको एक्सेप्ट कर दिया गया इन कंपनियों को इन फाइलिंग को करने के लिए, जो पर अपन ने पढ़े एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस और इंगेज इन बिजनेस ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ठीक है, दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कंपनियां जो ऑलरेडी अपने स्टेटमेंट फाइल कर चुकी हैं, तो और आगे भी करने वाली है, वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगी। कौन सी कैटेगरी में, जो अपन ने 4 पॉइंट्स पढ़े हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी कर चुकी है अपने डॉक्यूमेंट्स की फाइल, तो उनको एक्सबीआरएल में एओसी 4 में ई फॉर्म फाइल करने की जरूरत नहीं है, जो तरीका वो अपना चुके थे उसी को कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया, ऊपर वेरी आई पे लिख भी दिया मैंने, उसको समझ में आ गया। उसके बाद 1% कंपनी बात है, 1% कंपनी शेल फाइल अ कॉपी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यूली अडॉप्टेड बाय इट्स मेंबर अलोंग विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स, कितने दिन के अंदर, बोलो 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 बोलो, क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑफ 180 डेज, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 180 दिन के अंदर आपको अपनी एक कॉपी फाइल कर देनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। कोई भी फाइल कर देगा, मेंबर भी कर देगा, चलेगा। कंपनी हैविंग सब्सिडीज 137(1), वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो ऐसी कंपनी जिसकी कुछ उसके कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो फाइल करना रजिस्ट्रार के पास में, तो बोलते अपनी सब्सिडी के डॉक्यूमेंट्स भी ला लेना। सब्सिडी मल्टीपल सब्सिडी होती है, मल्टीपल लेयर होती है। अब बोलता वो सब्सिडी हो सकता है इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट हो, इंडिया के बाहर हो, ठीक है, बोलते कोई दिक्कत नहीं है, लाना पड़ेगा, बिल्कुल लाना पड़ेगा। मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बोलता है इन केस ऑफ सब्सिडी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, जिसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन सब्सिडी, तो मतलब उसको फाइल करने की जरूरत नहीं है। दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर एनी लॉ ऑफ द कंट्री ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। उसने ना ऑडिट करवाया, ऑडिट भी नहीं करवाया, तो बोलता फिर जो इंडियन होल्डिंग कंपनी जिसकी वो सब्सिडी है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है क्या, कि वो अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको वो डिक्लेरेशन के साथ में यहाँ इंडिया में फाइल करे। कौन सी लैंग्वेज में, अदर देन इंग्लिश, इंडिया में जो भी चलती है। तो समझे मैंने क्या बोला, वो जिस जगह पर वो कंपनी है ना सब्सिडी, वहां पर हो सकता है चीजों की ऑडिटिंग ना होती हो, चीजों को फाइल ना किया जाता, तो इंडियन लॉ क्या बोल रहे हैं, वहां नहीं होता होगा, तुम तो कर दो ना, तुम्हारी सब्सिडरी कंपनी है वो, अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज। समझ में आ गया मैंने क्या बोला आपको। ये जो सर्कुलर है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये 21 जुलाई 2015 को बोलता है, अगर कोई फॉरेन कंपनी है जिसको उसके देश में ऑडिटिंग करवाने की जरूरत नहीं है, लीगल रिक्वायरमेंट फॉलो करने की जरूरत नहीं है इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने वो नहीं कराया, तो उसकी जो होल्डिंग कंपनी होगी इंडिया में ना, उसकी जो पेरेंट कंपनी इंडिया में है, वो क्या करेगी, उसके जो भी अनऑडिटेड अकाउंट्स है, प्लीज उसको 136 137 को फॉलो करने बोलो, ये करना पड़ेगा आपको। और आप इंडियन लैंग्वेज में उसको फाइल कर दीजिए, बाद में उसको ट्रांसलेट कर दीजिएगा इंग्लिश में, इंडिया में जो भी लैंग्वेज में फाइल करेंगे, ठीक है, ओके। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको रीजंस देने पड़ेंगे कि आपने क्यों फाइल नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ना, एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है। मैं फिर से रिपीट करूं, एजीएम नॉट हेल्ड, अगर एजीएम नहीं होती है तो मैंने बोला लास्ट डेट जब होने वाली थी उससे 30 दिन कैलकुलेट कर लेना, और आपको मगर साथ में एडिशनल फीस देनी पड़ेगी। पहले तो आपको बताना पड़ेगा क्यों नहीं हुई ना, रीजंस देने पड़ेंगे, नॉट होल्डिंग,
और अगर नहीं हुई तो लास्ट डे से 30 डिस्काउंट करके दे देना। मैंने बताया लास्ट डे 30 जून होता है नॉर्मली। पेनल्टी पेनल्टी आप पढ़ लें। हो गया खत्म। मगर इसकी पेनल्टी इंपॉर्टेंट है। पेनल्टी इंपॉर्टेंट है। पेनल्टी पड़ते हैं ना, कंपनी को कितना है 10,000। कंटिन्यू फेलियर हर दिन का 100 रुपीज, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 लाख। ऑफिसर में कौन है, एमडी है, सीएफओ है, अगर है तो। ये नहीं है तो फिर जो भी डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा वो। और अगर कोई भी नहीं है तो फिर ऑल द डायरेक्टर्स। 10,000 मिनिमम है, नेट लॉस नॉट लॉस देन 100 रुपीज पर डे का 50,000 मैक्सिमम, है ना। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक और टॉपिक खत्म। दो टॉपिक खत्म हो गया हमारे इसके। Yes. अब आ जाओ आप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो टॉपिक हो गए खत्म हमारे। ये तो बहुत इजी है बेटा। क्या बोलता है, राइट्स ऑफ मेंबर्स टू कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 136। तो मेंबर को भी तो अधिकार है कि उन्हें कॉपीज मिले ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। बिल्कुल अधिकार है, बिल्कुल उन्हें मिलना चाहिए। उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है सर, पहले तो सीएफएस आता है, ऑडिटर की रिपोर्ट आती है, सर वो डॉक्यूमेंट आता है जो अटैच्ड है। अटैच्ड है किससे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, जिसे कहाँ रखा जा रहा है एजीएम में, जनरल मीटिंग में। तो आपको हर मेंबर को भेजना पड़ेगा। हर उस ट्रस्टी को भेजना पड़ेगा जो डिबेंचर होल्डर का ट्रस्टी है। समझ में आ रहा है। हर उस व्यक्ति को भेजना पड़ेगा, लेकिन टू ऑल पर्सन अदर देन सच मेंबर और ट्रस्टी। इनके अलावा भी तो और लोग होंगे जिन्होंने पैसा लगाया आपकी कंपनी में। कितने दिन पहले भेजना पड़ेगा भैया, कम से कम 21 दिन पहले। पढ़ लो इसको। कॉपीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सीएफएस, ऑडिट रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट सेंट टू एवरी मेंबर, एवरी ट्रस्टेड मेंबर और अदर पर्सन। इसके अलावा जो भी इन्वेस्टर्स, कितने दिन पहले, जीएम होने के 21 दिन पहले। और उसको सर्कुलेट कर दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। अगर लिस्टेड कंपनी है तो कैसे सर्कुलेट करेगी, इलेक्ट्रॉनिक मोड में। अगर लिस्टेड कंपनी नहीं है तो, अगर ऐसी पब्लिक कंपनी है जिसका नेटवर्क कितना 1 करोड़ से ज्यादा और टर्नओवर कितना 10 करोड़ से ज्यादा एंड लिखा है, तो फिजिकल कॉपीज देगी, है ना। ठीक है, क्लियर है। इन ऑल अदर केसेस। और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जा रहा है तो जो डीमेट होल्ड करेंगे उनके पास जाएगा। और जिन्होंने डीमेट होल्ड नहीं की है तो क्या लिखा उसमें, उनसे कंसेंट ले लेना कि डीमेट में भेजू के। ठीक है, डन 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 डन। अब आगे, अगर आपने 21 दिन से कम में भेजा, 21 दिन से आपको ज्यादा में भेजना चाहिए था ना। अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास 21 दिन नहीं है भेजने के लिए, तो भैया आपको शेयर होल्डर से पूछनी पड़ेगी ये बात कि मैं ये भेजू कि नहीं भेजू इतने कम दिन में। तो बोलता है, अगर मेंबर एग्री करते हैं, जिनके पास क्या है, वे होल्डिंग द शेयर कैपिटल, कितना बोलो, कितना है उनके पास में कंपनी का शेयर कैपिटल, 95% है। 95% का शेयर कैपिटल है, तो आपको उनसे बात करनी पड़ेगी भेजू के 21 दिन से कम है। समझ में आ रहा है। और उनके पास राइट टू वोट भी है कंपनी में। और अगर नो नो कैपिटल वाली कंपनी है तो सिर्फ क्या लिखा है इसमें, नॉट लेस देन 95% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। शेयर कंपनी की बात ही कर रहा है, जिनके पास में कम से कम 95% की वोटिंग पावर है। तो उससे आपको पूछना पड़ेगा कि 21 दिन से कम में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजू या नहीं भेजू। ठीक है, समझ में आ गया क्या। ठीक है, फिर वो क्लियर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बता दिया कैसे सर्कुलेट करना है। ठीक है, वो भी अपन ने पढ़ लिया, नेटवर्क टर्नओवर वाला जो फंडा है। ओके, अभी आ जाओ यहाँ पर। एक लिस्टेड कंपनी है, शेल ऑल्सो प्लेस इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग सीएफएस और द डॉक्यूमेंट्स, कहां पर, अपनी वेबसाइट पर। एवरी लिस्टेड कंपनी हैविंग अ सब्सिडियरी और सब्सिडियरीज शेल, उनको भी सेपरेटली अपने अपने ऑडिट अकाउंट्स अपनी अपनी वेबसाइट पर डालना पड़ेगा। एक सीएफएस से ही बात नहीं बनेगी, चाहे वो ऑडिटेड अकाउंट्स हो या अनऑडिटेड अकाउंट्स हो। अनऑडिटेड मतलब अब वो जिस कंट्री में होंगे हो सकता है वहां ऑडिटिंग ना होती हो। ठीक है, एक और एक्सेप्शन आ गया, बोलता है लिस्टेड कंपनी है जिसकी सब्सिडियरी है जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, हमने पढ़ा है। बोलता है उस फॉरेन सब्सिडरी को बोला गया है कि आपको भरना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा सीएफएस किसी भी लॉ के अंदर। तो भाई बनाओ, समझ में आ रहा है ना। तो सीएफएस आपको बनाना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, वो अपने डॉक्यूमेंट भेजेंगे, इधर वाली कंपनी अपने साथ अटैच करेगी और सीएफएस फाइल करेगी और कहां पर डालेगी, वेबसाइट पर। ठीक है, ओके। वेयर सच फॉरेन कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। अब उसको उस कंट्री के हिसाब से बोला जाएगा आपको ऑडिटिंग करवाने की जरूरत नहीं है ना, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उस देश में जरूरत नहीं है। जो इंडियन होल्डिंग कंपनी होगी ना, उनको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपनी वेबसाइट पर डालना पड़ेगा, और उस लैंग्वेज में जो अदर देन इंग्लिश हो। फिर ट्रांसलेट कर देना उसको बाद में इंग्लिश में। ये शायद मैंने आपको गलत बता दिया कि अगर आपको स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है तो आप अपनी वेबसाइट पर डाल दीजिए। ठीक है, वो सीएफएस में नहीं आएगा, फिर आपको अलग से सेपरेटली दिखाना पड़ेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ो और आंसर लाओ, पढ़ो और आंसर लाओ।
है ना, ऊपर से रिलेटेड ही है। अगर आपके सब्सिडरी के देश में ही बोला गया है कि करना है तो करेगा। समझ में आ रहा है? अलग से डालो, ओसीएफएस की कॉपी अपनी वेबसाइट पे भी डालो, और अगर उस देश में बोला कि नहीं करना है तो फिर आप अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपने यहाँ पर डालो अदर देन इंग्लिश में। क्लियर? मेरे को लगता है खत्म हो गया, इसके आगे नहीं है। यस, अपने जो पढ़े इसको फिर से समझ लेते हैं। बोलता है लिस्टेड कंपनी है, 136 डीम्ड टू बी कंप्लाइड विद, अगर वो अपनी कॉपीज को 21 दिन पहले अवेलेबल करवा दे, इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल रखे आप रजिस्टर्ड ऑफिस में ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, है ना, कि भाई आगे इंस्पेक्शन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में एक स्टेटमेंट दे दे, उसमें सेलियंट फीचर्स होते हैं इसको लेके, जो भी डॉक्यूमेंट आपने एओसी 3 में फाइल किए हैं, एओसी 3A में फाइल किए हैं, ठीक है। और कंपनी में इज सेंड टू एवरी मेंबर, जितने मेंबर, जितने ट्रस्टी हैं, जितने अदर मेंबर्स को सबको भेजो। और अगर आप चाहते हो कि भाई 21 दिन से कम टाइम बचा होगा तो फिर क्या होगा, द स्टेटमेंट इज शुड बी सेंड नॉट लेस देन 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग अनलेस शेयर होल्डर आस्क फॉर फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या मतलब हुआ उसका? अगर शेयर होल्डर क्या बोल रहा है, 21 दिन से कम का टाइम नहीं चलेगा हमको, क्या लिखा था, द स्टेटमेंट इज टू बी सेंड नॉट लेस देन 21, कम से कम 21 दिन तो दो शेयर होल्डर को पढ़ने के लिए, है ना। और अगर वो बोल रहा है मेरे को सब कुछ चाहिए, तो बोलता भाई थोड़ा समय लगेगा, 21 दिन से कम नहीं होगा तो चलेगा ना, क्योंकि कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है वो एक समरी होती है ना। वो बोल रहा है मेरे को सब कुछ चाहिए, तो भाई 21 दिन से कम बचेगा, बोलना मत बाद में। ठीक है, क्लियर? समझ में आया क्या? ये मैनर है सर्कुलेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। जितने भी लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, इनके पास में 1 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर है, सॉरी नेटवर्थ है, और 10 करोड़ के ऊपर की टर्नओवर है, एंड लिखा है ना, वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इलेक्ट्रॉनिक मोड में अपने मेंबर्स को भेजेंगे, जिन्होंने डीमेट में शेयर होल्ड करके रखे हैं, इनके पास आपके आईडी रजिस्टर्ड है, जो शेयर होल्डिंग हेल्ड, अदरवाइज डीमेट फॉर्म में वो जो नहीं है, जिन्होंने अपनी कंसेंट दे दी है कि हम इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेज दो, मतलब आपने उनसे पूछा कि डीमेट फॉर्म में दूं क्या, तो ठीक है बोले भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल कॉपीज आपने भेजी अपने, बोलो, रिकग्नाइज डिलीवरी पार्टनर से अंडर सेक्शन 120। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगे, सीएसआर तो पढ़ना ही है भाई, वो तो छोड़ना ही नहीं है। सीएसआर तो आपको पता है जान जिगर है, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। सर सीएसआर की क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत एक्टिविटीज पूछ सकता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो शेड्यूल 7 में आती है, जिसको हम सीएसआर की पॉलिसीज के अंदर मानेंगे, तो ये सब चीजें आप लोग पढ़ लेंगे। एजुकेशन, हंगर, पॉवर्टी, मेल न्यूट्रिशन, प्रमोशन, हेल्थ, ऐसे याद रखो, एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, जेंडर इक्वलिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, setting of hopes, environmental sustainability, ecological balance, protection of flora, fauna, animal welfare, national heritage, art, culture। 4 पेज, 5, 6, 7 तो याद रख सकते हो ना। आर्म फोर्सेस, वेटरन, विडोज, डिपेंडेंट, सेंट्रल आर्म फोर्सेस, ट्रेनिंग टू प्रमोट रूरल स्पोर्ट्स, नेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स, 5, 6 तो आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, स्लम एरियाज। अपना काम किधर आएगा, सीएसआर की रिपोर्टिंग है। बोर्ड रिपोर्ट ऑफ कंपनी कवर्ड अंडर दिस रूल्स पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर, एक एनुअल रिपोर्ट होगी जो किस पे होगी, सीएसआर पे, जो कैसे अटैच होगी, एनेक्शर 1 और एनेक्शर 2। तो जो फॉरेन कंपनी होगी तो उसकी बैलेंस शीट फाइल की जाएगी क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ 381। इसमें भी एक एनुअल रिपोर्ट होगी सीएसआर को लेके, जो एनेक्शर 1 एनेक्शर 2 में होगी। फॉरेन कंपनी है, और एक एवरी कंपनी हैविंग अ एवरेज सीएसआर ऑब्लिगेशन ऑफ 10 करोड़, तो उनको 10 करोड़ रुपए खर्च करना ही चाहिए, उससे ज्यादा। तो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में है, तो उनको बताना पड़ेगा उसका इंपैक्ट असेसमेंट, मतलब आपने अगर खर्चा किया तो उसका क्या इंपैक्ट है, क्या असेसमेंट किया आपने, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी आपको करवाना पड़ेगा। ठीक है, कि वो प्रोजेक्ट जो आपके चल रहे हैं ना, कितने करोड़ रुपए के भैया, 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा के, तो वो कंप्लीट हुए कि नहीं हुए ना, विच हैव बीन नॉट कंप्लीटेड एंड नॉट लेस देन 1 ईयर। ठीक है, 1 साल में तो नहीं होंगे, 1 साल से ज्यादा लगेगा, तो आपको उसका इम्पैक्ट बताना पड़ेगा। अगर 1 साल में कंप्लीट नहीं हुआ तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा समाज पर, वो बात बोर्ड को बताओ, एनुअल रिपोर्ट में अटैच करो। ये भी बताओ, ये इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट में कि कितना खर्चा लगने वाला है आपका टुवर्ड्स सीएसआर उस फाइनेंशियल ईयर में, जो डेफिनेटली उस सीएसआर के मुझे कितना टोटल 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनवा रहे हो ना, इसके लिए भी तो खर्चा लगेगा, उसके लिए पैसे देने पड़ेगे ना लोगों को। तो टोटल सीएसआर का एक्सपेंडिचर से 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या 50 लाख, विच एवर इज लेस। मेरे ख्याल से 50 लाख ही होगा। अरे आप जो कमेटी बनाओगे इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनाने के लिए, तो उसको भी तो पैसा यहीं से दोगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, भाई करना तो पड़ेगा। सीएसआर का इम्प्लीमेंटेशन, बोर्ड बोलेगा भाई सीएसआर एक्टिविटीज जो है वो कंपनी करेगी, या एक कंपनी बना देगी सेक्शन 8 के नाम पर, या एक ट्रस्ट बना देगी, सोसाइटी बना देगी। ठीक है, वट वाले एटीजी में जो इनकम टैक्स में एग्जाम्पशन होते हैं, या तो सिंगल काम करेंगे या मिलकर काम करेंगे।
एक सेक्शन 8 कंपनी बना दो, एक ट्रस्ट बना दो, एक सोसाइटी बना दो, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बना के दे देगी। एक ऐसी एंटिटी बना दो जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर से बनी है। एक ऐसी कंपनी बना दो जो सेक्शन 8 कंपनी है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, सोसाइटी है, 12 डॉट जिसका एस्टैब्लिशमेंट ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो पिछले 3 साल से सिमिलर एक्टिविटीज कर रही है। ये दोनों में थोड़ा-सा यही फ़र्क है बस। ठीक है भैया, अगर आप सीएसआर की एक्टिविटी कर रहे हो तो आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बाय फाइलिंग सीएसआर 1 इलेक्ट्रॉनिकली कि भैया हम करने वाले का 1 डे अप्रैल ऑफ 2021 को। ठीक है भैया। क्योंकि ये जो रूल्स है अपन जो पढ़ रहे हैं ये प्रायर टू उसकी डेट के पहले एप्लीकेबल नहीं थे, इतनी डिटेल बताना। जो सीएसआर 1 है वो शैल बी साइंड एंड सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली बाय द एंटिटी। चार्टर्ड अकाउंटेंट वेरीफाइड कर लेगा, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट। जैसे आपने ये फाइल किया कहां पर, पोर्टल पर, आपको यूनिक सीएसआर रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। जो भी कंपनियां इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम कर रही हैं, मॉनिटर कर रही हैं सीएसआर प्रोजेक्ट को, प्रोग्राम को, ठीक है, ठीक है, कंपनी कर सकती है, मिलकर भी काम कर सकती है, खुद के भी पर्सनल मतलब खुद के भी एम्प्लॉयज बना सकती है, कोलैबोरेट कर सकती है किसी और कंपनी के साथ में सीएसआर करने के लिए। बहुत सारी कंपनी करती है मिलकर काम कर रिस्पेक्टिव कंपनीज, मगर उनकी सेपरेट रिपोर्ट होना फिर कि तुमने क्या किया, हमने क्या किया, एक रिपोर्ट नहीं। और बोर्ड ऑफ अ कंपनी शुड सेटिस्फाइड इटसेल्फ दैट द फंड्स जो डिस्पर्स किए गए किसके लिए, पर्पस के लिए, वो उसी तरीके से यूज हुए और किसके अप्रूवल में हुए, वो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के। और कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बहुत बहुत, द बोर्ड ऑफ कंपनी शैल मॉनिटर के भैया इंप्लीमेंटेशन बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, काम चल रहा है। ऑनगोइंग मतलब क्या होता है, 3 साल हो गए ना, 3 साल से ज्यादा हो गए, काम चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है। तो आपने कौन से ईयर में कितना एलोकेशन किया, कितना फंड दिया उसको, और कितना टाइम है और कंप्लीट होने में। एक और चीज कंप्लीट हो गई, इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। कंपनियों के नाम है ना, बोलता है कब जरूरी नहीं है सीएसआर कमेटी बनाने के लिए, जब बोलता है कंपनी का वेयर द अमाउंट टू बी स्पेंट बाय कंपनी अंडर सबसेक्शन 1 डज नॉट एक्सीड 50 लाख। और 50 लाख बस कम का खर्चा है यार, काय को कमेटी बना रहे हो, काय को इतना खर्चा कर रहे हो, कमेटी बनाने का खर्चा भी तो सीएसआर से देना पड़ेगा। तो आपको कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है, बीओडी ये काम कर लेंगे, बीओडी ये काम कर लेंगे। कितना सीएसआर का सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन देता है कभी कभी कि भैया किस तरीके से काम करना है सीएसआर के। सीएसआर का एक्सपर्ट टीचर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रूल 7, बोर्ड को इंश्योर करना होगा कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, वो डेफिनेटली टोटल सीएसआर के 5% से ज्यादा नहीं होगा। वो बंदे पढ़ ली, क्योंकि खर्चा तो यहीं से करना है, इसी में वो इम्पैक्ट असेसमेंट सब कुछ आ जाएगा। जो भी सरप्लस आ रहा है कहां से, वो कंपनी का बिजनेस प्रॉफिट नहीं है, और पढ़ चुके हैं बात को, वो आप क्या बोल रहे उसी प्रोजेक्ट में वापस लगा दो, ठीक है, या ट्रांसफर कर दो किधर, अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में। ठीक है, क्लियर है क्या, विद इन 6 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल क्लोज होने के 6 महीने के अंदर क्या क्या कर दो, वापस लगा दो या ट्रांसफर कर दो अनपेड सीएसआर अकाउंट में, एक्चुअल एनुअल एक्शन प्लान में सीएसआर पॉलिसी के अनुसार। अगर कंपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा खर्चा करती है, जो रिक्वायरमेंट कहां दी हुई है, जल्दी बोलो भैया, सबसेक्शन 35, सबसेक्शन 5 ऑफ 135। अगर आप ज्यादा खर्चा करते हो, सच एक्सेस अमाउंट जो भी खर्चा कर रहे हो आप सेट ऑफ कर दो अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट टू स्पेंड अंडर 735। आने वाले जो साल होंगे उसमें से कम कर देना। इस साल अगर आपने ज्यादा खर्चा कर दिया तो आने वाले साल में से उसको कम कर देना। इस साल 10 करना था, आपने 12 कर दिया तो अगले साल 8 करना। समझ में आ रहा है, वो सेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड से रिलेटेड रेजोल्यूशन पास करेगा। उसके बाद जो सीएसआर अमाउंट में बी स्पेंड बाय कंपनी फॉर क्रिएशन एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट, बोलता ठीक है कोई जमीन बना लो, कोई बिल्डिंग बना लो, बट बताओ वो किससे रिलेटेड होगी, किसके पास होगी वो जमीन, बिल्डिंग, घर। सेक्शन कंपनी के नाम पर रजिस्टर कर देना, ट्रस्ट के नाम पर, सोसाइटी के नाम पर, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट वालों के नाम पर, है ना। जो बेनिफिशियरीज होंगे, जो बच्चों के नाम पर होगा, बुजुर्गों के नाम, उनको उनके नाम पर कर देना, जो भी पब्लिक ऑथोरिटी को देना, स्वीकार कर देना। ठीक है भैया, ओके। और जब भी तुम ये क्रिएट करोगे एसेट को, है ना, अगर तुमने ये काम कब किया है 2021 के पहले, तो आपको 100 बोलो कितना टाइम मिलेगा आपको, क्या लिखा है, शेल विद इन पीरियड ऑफ 180 डेज फॉर सच कमिटमेंट। आपको ये रूल को फॉलो करना पड़ेगा, पहले रूल नहीं था ना, तो मतलब ये रूल फॉलो करना पड़ेगा, आपको 182 दिन मिलेगा उसके लिए। ठीक है, एक्सटेंड हो गए और 90 डेज मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं। समझा, समझा, समझा। ये नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन है, आप लोग पढ़ लेंगे कैसे निकालते हैं नेट प्रॉफिट का, है ना। जो आपकी ओवरसीज ब्रांचेस से भी आ रहा है उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जो बाहर से पैसा आ रहा है, जो डिविडेंड बाहर से कमा रहे हो आपने, जो इन्वेस्टमेंट कर करके, वो भी आएगा आपका सब। भैया भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीएसआर अमाउंट का कंट्रीब्यूशन 135.5 ध्यान दो। द बोर्ड ऑफ एवरी कंपनी, द बोर्ड ऑफ एवरी कंपनी रिफर्ड इन सबसेक्शन 1
शेल इंश्योर दैट कंपनी को एवरी फाइनेंशियल ईयर में कितना 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 एटलीस्ट 2% अपने एवरेज नेट प्रॉफिट का, जो भी उन्होंने पिछले 3 साल में कमाया नेट प्रॉफिट का। और अगर कंपनी को चालू हुए 3 साल नहीं हुए एनफ में, और वेयर द कंपनी हैज नॉट कंप्लीटेड द पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर, तो फिर उसके इनकॉर्पोरेशन से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी उसका एवरेज नेट प्रॉफिट होगा, और उसका 2% आप खर्चा करेंगे काय में, सीएसआर। और वो जो खर्चा है वो आपके जहां कंपनी होगी उसके लोकल एरिया से रिलेटेड होगा, आसपास में, कहीं दूर दराज में नहीं, जहां आपकी सराउंडिंग है, जहां आपकी कंपनी, वहीं पर खर्चा करना है। तभी तो मजा आएगा यार, तभी तो सीएसआर कहलाएगा। अगर कंपनी उस पैसे को खर्चा नहीं कर पाती है, तो आपको उस बात को जिक्र अपनी बोर्ड रिपोर्ट में करना पड़ेगा, और आपको रीजन देना पड़ेगा आपने खर्चा क्यों नहीं किया। ठीक है, अनलेस द अनस्पेंड अमाउंट रिलेट टू एनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। आपको ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, आपको लगा कि वहां नहीं करते हुए कोई 3 साल से प्रोजेक्ट चल रहा था, वहां लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लगा दो, पर बताओ उस बात को। ठीक है, कितने बोला, जैसे इस साल आप खर्चा नहीं कर पाए तो अगले 6 महीने में उस पैसे को आप अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में डाल दो, या फिर उस फंड में लगवाओ, या उस प्रोजेक्ट में लगा दो, 3 साल से ज्यादा चल रहा है। ये बोल रहा है, इफ द कंपनी स्पेंड एन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट की 2% उससे ज्यादा कर लिया, तो अगले साल से शट ऑफ कर लेना, अगले साल कम कर लेना। ये तो हम पढ़ चुके हैं यार। फिर नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। 135(6) बोलता है एनी अमाउंट रिमेनिंग अनस्पेंड, कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, कंपनी ने चालू की थी अंडर सीएसआर पॉलिसी, तो उसको ट्रांसफर कर दो, वही ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू ए स्पेशल अकाउंट। तो आपको खोलना पड़ेगा उस शेड्यूल बैंक में, इसका नाम क्या होगा, अनस्पेंड सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मतलब काम चल रहा था ना, पैसा बच गया तो भाई यहाँ डाल दे। ठीक है, और वो कंपनी, बोलो, such amount shall be spent by the company in pursuit of the obligation towards CSR responsibility within a period of 3 years from the date of such transfer। बेटे जो आपने पैसा डाला ना उस अकाउंट में, उसको अगले 3 साल में खर्चा कर ही देना कहीं ना कहीं, अगले 3 साल में खर्चा कर ही देना कहीं ना कहीं। ठीक है, और अगर कंपनी ऐसा नहीं कर पाती है, ठीक है ना, फेलिंग विद द कंपनी शैल ट्रांसफर सेम टू फंड, अगर कंपनी वो 30 दिन में बैंक अकाउंट नहीं खोल पाई, पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाई, तो फिर तो गलत बात है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। जो पैसा आपने डाला उस अकाउंट में, आपको उसको 3 साल के अंदर यूज कर ही लेना है, हाँ? कर ही लेना ना कोई प्रोजेक्ट को स्पेंड करने के लिए। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, फीलिंग में द कंपनी शैल ट्रांसफर सेम टू ए फंड ड्राइव। अगर बोल रहा वहां नहीं खर्चा कर रहे हो तो शेड्यूल 7 में जितनी एक्टिविटीज है वहां डाल दो अमाउंट को। शेड्यूल 7 पढ़ी ना तुमने, इतनी सारी एक्टिविटीज अगले 30 दिन में। समझा भाई लोग, समझा। अगर आपका कोई ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, उसका अनस्पेंड अमाउंट रह गया है, तो वो ट्रांसफर्ड कर दिया जाएगा अगले 30 दिन में। कहां पर, एक स्पेशल अकाउंट में, जो आप कहाँ खोलोगे, एक शेड्यूल बैंक में, उसी साल में। क्या नाम होगा उसका, अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट। ठीक है, अब आपकी ऑब्लिगेशन है कि आप उसको उसी पॉलिसी में इंप्लीमेंट करें, कि मतलब अगले 3 साल में उसको खर्चा कर ही लेना है, और अगर नहीं किया तो शेड्यूल 7 की एक्टिविटीज में डाल देना अगले 30 दिन में। फिर ये ड्यूटीज है, आप पढ़ लेंगे इन ड्यूटीज को। ठीक है, पूछ सकते, मगर अभी जो पढ़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जितना भी पढ़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएसआर कमेटी भैया, फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड टू बोर्ड, कि भाई बोर्ड को बोला जा रहा है कि कमेटी बनाओ जो शेड्यूल 7 की एक्टिविटीज को अंडरटेकन करेगी। फिर डिसाइड करो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर कितना होगा, सीएसआर की पॉलिसी कैसी बनाई जाएगी। ठीक है, क्लियर है। कमेटी क्या बनाएगी, फॉर्मुलेट करेगी, रिकमेंड करेगी बोर्ड को एनुअल एक्शन प्लान सीएसआर पॉलिसी से रिलेटेड। उसमें सीएसआर प्रोजेक्ट का जिक्र होगा, प्रोग्राम का जिक्र होगा, जो शेड्यूल 7 में भी इन्वॉल्व होंगे। सरकार का जो शेड्यूल 7 है, अपना भी रहेगा, उनका भी रहेगा। ठीक है, कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा उन प्रोजेक्ट और प्लान को, फंड्स को कैसे यूटिलाइजेशन किया जाएगा, इंप्लीमेंटेशन में लाया जाएगा, कैसे उनको मॉनिटर और रिपोर्टिंग की जाएगी, एंड डिटेल्स जब जब लगेगा इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट भी बनाई जाएगी। ये रूल 5(2) है। समझ में आया। कंपोजिशन है, कंपोजिशन आप पढ़ लेंगे, कौन कौन लोग इसमें होगा कंपोजिशन में, कितने डायरेक्टर है, क्या है, फलाना ढमकाना है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा दी, कौन लोग हैं जिनको सीज टू बी ए कंपनी, जिनको बनाने की जरूरत नहीं है। सीएसआर बता, बोलता है एवरी कंपनी विच सीज टू बी ए कंपनी एट कवर अंडर सेक्शन, बोलता है अगर वो कंपनी पिछले 3 साल में कॉन्जिक्यूटिवली shall not be required to create CSR कमेटी, ना इनको 2 से 6 के रूल्स को फॉलो करने की जरूरत पड़ेगी, अगर 135(1) को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मतलब 135(1) क्या है, आ जाते सर ऊपर।
ये 135 हर वो कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा या टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा ना, यही है ना, और उसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा अगर है तो इमीडिएटली उसको अगले फाइनेंशियल ईयर में उसी फाइनेंशियल ईयर में है ना, उसी फाइनेंशियल ईयर में एक सीएसआर कमेटी बनानी पड़ेगी, ये है वन, है ना। और उसका एक बोर्ड होगा जिसमें तीनों तीन से ज्यादा डायरेक्टर होंगे, जिसमें से एक आदमी कौन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, है ना। अगर ऐसी कंपनी जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है अंडर सबसेक्शन 41 49 में, तो उसके उस कमेटी में कितने लोग रहेंगे, दो से ज्यादा डायरेक्टर। ठीक है, क्लियर है, ये क्राइटेरिया है, ये नीचे की चीज आप पढ़ लेंगे। ये बहुत ही नेटवर्थ का आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि नेटवर्थ का मतलब क्या होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड यहाँ पर था जो अपन पढ़ रहे थे। अगर इसमें से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है तो आपको बननी पड़ेगी सीएसआर कमेटी। कमेटी बोलता है ऐसे ध्यान रखना, बोलता है ऐसी कोई कंपनी है जो उस लिमिट में पहले तो थी बट अब नहीं है, तो उनको बनाने की जरूरत नहीं है। पिछले 3 साल का ना, अगर पूरे 3 साल में उन्होंने कंटिन्यू नहीं हुआ, मतलब प्रॉफिट आया, टर्नओवर आया, आते आते रहा, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है ना। चलो 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 चलो, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, ये पूरे वो है टॉपिक है कि सीएसआर की जो डेफिनेशन है उसके टॉपिक है पूरा। सीएसआर भी खत्म हो जाएगा ना अपना। ये पूरा टॉपिक है, बोलता है एक्टिविटीज जो रिलेटेड टू नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से होना, ठीक है, नॉट इंक्लूड नेमली। सीएसआर में क्या क्या नहीं आएगा ना, अगर आपका बिजनेस से रिलेटेड है तो सीएसआर में क्यों आएगा। कंपनी जैसे प्रोवाइडेड एनी कंपनी एंगेज इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैक्सीन ड्रग्स मेडिकल, वो तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो उसको सीएसआर कैसे बोलेंगे, वो तो नॉर्मल सोर्स हो गया, आर एंड डी डिपार्टमेंट हो गया उनका। आईआईटी आईएम वाले करवा रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो आईआईटी आर एंड डी डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसको सीएसआर में नहीं लेंगे आप। एनी एक्टिविटी अंडरटेकन बाय कंपनी आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेनिंग ऑफ इंडियन स्कूल पर्सनल, ये भी नहीं आएगा भाई। कंट्रीब्यूशन अगर आपने डायरेक्टली किया किसको, पॉलिटिकल पार्टी को, इनडायरेक्टली, ये भी नहीं आएगा। आप अपने बेनिफिट एम्प्लॉयज को बेनिफिट दे रहे हैं, वो भी नहीं आएगा। आप एक्टिविटी सपोर्टेड बाय कंपनीज, आप स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं किसी को, वो भी नहीं आएगा मार्केटिंग बेनिफिट्स के लिए। अब आप मार्केटिंग है तो कहाँ का आएगा। और कोई स्टेटरी ऑब्लिगेशन फुलफिल कर रहे हो आप, मतलब सरकार ने बोला है कि आपको पैसे देने हैं, तो फिर वहां सीएसआर कैसे हुआ, ठीक है। ये हो गई आपकी पूरी पॉइंट। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है, ये आपको पढ़ना है। इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन, नेट प्रॉफिट, ये सब चीज आपको पढ़ना है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट क्या होता है, ये पूछ सकता है। मल्टी ईयर प्रोजेक्ट होता है जो कंपनी स्टार्ट करती है, टाइमलेसनेस होता है, बट 3 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3 साल के अंदर खत्म हो जाना चाहिए जब से स्टार्ट हुआ है इनिशियली, ठीक है। और अगर एक्सटेंशन दिया तो 1 साल का मिल जाएगा। डेफिनेशन आप लोग पढ़ लेंगे, अपन ऑलरेडी नीचे पढ़ चुके हैं। सीएसआर भी खत्म, सीएसआर भी खत्म हो गया भाई लोग, ठीक है। चलो अभी ऊपर के जो टॉपिक, ऐसा नहीं कि इधर से कुछ आएगा जरूरी, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डीआरएस, डायरेक्टर की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है 134(5) में। भैया प्रिपेयर कर क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल अकाउंट्स, किसके हिसाब से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे, जो भी तूने चीजें छोड़ा है, मटेरियल डिपार्चर, जो भी चीजें तूने नहीं लिखा, ओमिट कर दिया। डायरेक्टर ने उन अकाउंटिंग पॉलिसीज को क्यों फॉलो किया, क्यों अप्लाइड किया, ठीक है, कंसिस्टेंटली फॉलो किया कि नहीं किया। जो भी तूने एस्टिमेशन लिया, ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, एस्टिमेशन, वो रीजनेबल है कि नहीं है, प्रोडक्ट है कि नहीं है, फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स का, यही तो है ना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर डायरेक्टर को बताना पड़ेगा कि उन्होंने प्रॉपर और सफिशिएंट केयर की है, मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हमने संभाल के रखा भैया, एट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। हमने एसेट्स को सेफगार्ड करके रखा है, हमने कोई भी किसी भी प्रकार के फ्रॉड को प्रिवेंट और डिटेक्ट किया है समय समय पर। डायरेक्टर ने एनुअल अकाउंट्स को ऑनगोइंग बेसिस पर प्रिपेयर किया, मतलब कंपनी चलेगी चलेगी, एक साल तो चलेगी, दिक्कत की बात नहीं है। और अगर लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर है तो उन्होंने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स को भी फॉलो किया, मतलब हम लोगों ने कंट्रोल्स भी बैठाए थे, मतलब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जा रहे थे वो हमारे खुद के कंट्रोल्स थे, कुछ गड़बड़ ना हो उसके लिए बनाए गए थे, और वो एडिक्वेट थे और ऑपरेटिंग भी थे, सिर्फ कागज में नहीं थे, है ना। यानी वो लोग जो कंपनी के अंदर खुद कंट्रोल कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वो होते हैं इंटरनल। ये आ सकती है 5 चीजें आप लोगों को। बाकी ऊपर का मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने पढ़ लिया होगा बहुत अच्छे से। मेरा इतना ही काम था कि मैं आपको इतना बताऊं ना, बोर्ड रिपोर्ट में क्या होता है। ये बहुत अनयूजुअल क्वेश्चन है, बट अगर आप 5-6 चीजें भी पढ़ लेंगे तो काफी रहेगा। बाकी ऊपर की चीजें बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट, अभी लग जाओ काम पे, रिवीजन कर लो, अभी जितना भेजा मैंने उतना तो कर लेना। और नफरा से रिलेटेड क्या होगा, नफरा में एक सिंपल सा फंडा है, नफरा की एनुअल रिपोर्ट पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। एनुअल रिपोर्ट, ये टॉपिक पूरा यहाँ तक है, एनुअल रिपोर्ट पे क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है नफरा के। उसके बाद में नफरा के पावर्स पे क्वेश्चन आ सकता है 500%।
ठीक है, फिर ये नफरा क्या कर सकता है, उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। ये 3 टॉपिक आप पढ़ लेना नफरा के, अगर आपके नहीं हुआ इन्फर, ठीक है। चलो बाय, टाटा, टेक केयर, छोड़ना नहीं चैप्टर को गलती से भी।